संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। के जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा हमने विस्तार से करी है। पाणिनि को हमने पढ़ा है, कात्यायन को पढ़ा है, पतंजलि को पढ़ा है। उसके साथ ही हमने व्याकरण शब्द को पढ़ा है, संस्कृत शब्द को पढ़ा है, भाषा शब्द को पढ़ा है। आगे अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो रीट पाठ्यक्रम का सबसे पहला बिंदु दिया है जिसका नाम है वर्ण विचार। और वर्ण विचार में आपका एक शब्द है जिसका नाम है वर्ण। इसी की हम विधिवत अब शुरुआत करने जा रहे हैं। लिखा है मैंने वर्ण, और वर्ण की परिभाषा में लिखा है कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई, भाषा की निम्नतम इकाई, भाषा की निम्नतम इकाई। इसी निम्नतम इकाई को आप अपने शब्दों में सबसे छोटी भी बोल देते हैं आप। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शब्द के पीछे तम लग जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री रूप हो जाता है। सुपरलेटिव का मतलब या तो सबसे कम या सबसे ज़्यादा। जैसे निम्न का मतलब नीचे और निम्नतम का मतलब सबसे नीचे की, यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है उस छोटी इकाई का नाम, सबसे छोटी इकाई का नाम, सबसे छोटी जो इकाई है उस इकाई का नाम वास्तविक रूप से शास्त्र में, ध्वनि विज्ञान में, भाषा विज्ञान में क्या कहा गया है? ध्वनि कहा गया है। कि जब हम किसी भाषा के निचले स्तर तक जाते हैं तो उस निचले स्तर की जो सबसे नीचे की इकाई है उसका नाम क्या होता है? ध्वनि। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाषा वास्तव में मौखिक रूप में होती है और मौखिक का मतलब उसमें ध्वनि इफेक्ट होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम क्या है? ध्वनि। अब मैं आपको कहूं कि इसी ध्वनि में वास्तविक जो रूप होता है वो मौखिक रूप होता है, लेकिन जब इस ध्वनि को हम लिख कर के व्यक्त करते हैं तो इसी का नाम वर्ण हो जाता है। यानी दो शब्द है यहाँ पर, एक का नाम तो क्या है? ध्वनि, और एक आपका होगा लिपि। जब हम केवल बोल करके किसी बात को बताते हैं तब तो वो रूप तो क्या कहलाता है? ध्वनि का रूप कहलाता है। यानी ये वास्तविक कौन सा स्वरूप है भाषा का? मौखिक स्वरूप है। और जब मैं इसको कुछ कहूँ यानी लिख करके बताऊँ तो वो लिख करके जो लिखित रूप होता है उसका नाम क्या होता है? लिपि रूप होता है। और याद रखिएगा ये जो आपका ध्वनि रूप होता है इसी ध्वनि का दूसरा नाम होता है अक्षर। और जब इसी अक्षर को हम लिख करके लिपि के सहारे से लिखित रूप में प्रकट करते हैं तब इसी का नाम हो जाता है वर्ण। अब क्योंकि हिंदी आदि जो एग्ज़ाम होती है ना रीट की, उनमें कई बार देखा है मैंने, वहाँ पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम, तो वहाँ कहते हैं साहब ध्वनि होती है। जबकि हम थोड़ा सामान्य ले लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। तो यदि इस रूप में भी आप समझें, इस रूप में भी आप जानें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, मौखिक होती है, यानी वो अक्षर होता है। और जब उसी ध्वनि को या उस वर्ण को या उस अक्षर को हम क्या उस ध्वनि को, उस अक्षर को हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो लिखा हुआ जो रूप होता है, जो ध्वनि रूप होता है, उस ध्वनि रूप का या अक्षर रूप का नाम ही वास्तव में क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो बात तो एक ही है। अब मैं इसको केवल बोल के बता रहा हूँ कि जैसे क, और इसी क को मैंने लिख करके बता दिया कि जैसे क। अब है तो एक ही बात है ना, बोला तो भी मैंने इसी को बोला है और लिखा तो भी मैंने इसी को लिखा है। इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वो मौखिक रूप होता है, अक्षर रूप होता है, और उसी अक्षर को, उसी मौखिक रूप को, ध्वनि रूप को जब हम लिख देते हैं तो वो लिखा हुआ लिपि रूप, लिपिबद्ध रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब सामान्य शब्दों में तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारा अक्षर है वही वर्ण है, जो हमारा वर्ण है वही हमारा अक्षर है। लेकिन दोनों में मौलिक भेद क्या है? तो मौलिक भेद दोनों में ये है कि ध्वनि रूप अक्षर होता है और जो लिखित रूप होता है लिपि वाला उसका नाम क्या होता है? वर्ण। और सामान्य बोलचाल में हम बार बार जब व्यवहारिक बात करते हैं तो तब वर्ण और अक्षर को हम एक ही समझ लेते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। अब देखिए इस परिभाषा में एक बात छुपी है कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम, सबसे नीचे की इकाई का नाम क्या है? ध्वनि या वर्ण है। यदि मैं कहूँ कि ये सबसे निम्नतम इकाई है, इसका मतलब भाषा की फिर और भी इकाइयाँ होती होंगी। भाई मैंने कहा कि सबसे नीचे का, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर की भी होंगी। अब वो कौन कौन सी इकाइयाँ हो सकती हैं? तो याद रखिएगा
वो हमारे पास में प्रमुख 3 इकाई हैं। कितनी हैं? 3 इकाई, जिनको हम क्रमश से पढ़ेंगे। नंबर 1 से हम पढ़ेंगे नंबर 2 और हम पढ़ेंगे नंबर 3। कैसे कैसे वो 3 इकाइयाँ हैं? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने भाषा में लिखा है राम जाता है, ऐसा कुछ मैंने लिखा राम जाता है। मैं कहूँ इसमें कई सारे शब्द हैं और इसका पूरे का नाम ये क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि जब कई कारकों और क्रिया के साथ कई सारे समूह शब्दों को हम पढ़ते हैं, वो कारक और क्रिया का समूह है। बताइए वास्तव में क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो आप कह देंगे कि सर ये एक वाक्य है। राम जाता है क्या है? एक वाक्य है। अब मैं आपसे कहूँ कि चलो एक काम करते हैं, इस वाक्य को तोड़ते हैं। ये भाषा का एक स्तर है, भाषा की एक इकाई है। मैं कहूँ कि चलो इसको तोड़ो आप। अब आप क्या करोगे? इसको कहोगे साहब इस वाक्य में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक का नाम है राम, फिर एक का नाम है जाता और एक का नाम है। इस प्रकार से आपने इस वाक्य को अलग अलग भागों में बांट दिया, तोड़ दिया। ये जो आपका दोस्तों दूसरी इकाई, आप समझ गए होंगे कि भाषा में जब आपने इसको तोड़ा तो ये दूसरा जो स्तर या इकाई निकल के आया, उसका नाम क्या है? शब्द। तो एक सबसे बड़ी इकाई कौन है? वाक्य है। वाक्य को आपने तोड़ करके जोड़ करके, तो आपको सब तोड़ करके हमने क्या बनाए? शब्द बनाए। राम को अलग किया, जाता को अलग किया, है को अलग किया। मैं कहूँ कि चलो इसको आगे और तोड़ते हैं। फिर आपने क्या किया? और प्रयास किया और आपने दिखाया कि यहाँ र में क्या है? आ, उसके बाद में है म में अ, फिर है आपका ज, इसी प्रकार आ, त, आ, है और अंत में क्या है? आई है। अब मैं आपसे कहूँ कि जो राम का आपने र, आ, म, अ, ज, आ, त, आ ऐसा तोड़ा है, ये वास्तव में क्या कहलाता है? तो आप कहोगे साहब इनको हम भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं? वर्ण कह देते हैं, अक्षर कह देते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि चलो एक काम करते हैं, इसको और तोड़ देते हैं अपन। अब तोड़ने वाला तो कुछ भी तोड़ दे। ये देखिए, ये ऐसे करके र को आपने तोड़ दिया, ऐसे करके आपने आ को तोड़ दिया, ऐसे करके आपने म को तोड़ दिया, ऐसे करते करते आपने सबको तोड़ दिया। फिर मैंने पूछा है कि भैया तोड़ दिए हो ना, अब मुझे बताओ कि ये क्या है? कहोगे साहब पता नहीं। ये क्या है? बोले साहब कुछ नहीं। ये क्या है? बोले साहब कुछ नहीं। ये क्या है? र। ये क्या है? आ। ये क्या है? राम। ये क्या है? राम जाता है। तो दोस्तों, जब हम तोड़ते तोड़ते किसी भी वाक्य संरचना को या किसी भाषा संरचना को जब तोड़ते तोड़ते जाते हैं, तो एक इकाई होती है वाक्य इकाई। जब उसको तोड़ेंगे तो एक और निकलेगी शब्द इकाई। फिर और जब तोड़ते जाएंगे तो निचले स्तर पर आएगी एक वर्ण इकाई। और जब वर्ण के बाद तोड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर ऐसे संकेत बनेंगे जिनका कोई वास्तव में अर्थ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता वो। और जो कुछ नहीं होता है उसका भाषा में कोई स्थान नहीं होता है। याद रखिएगा, भाषा हमेशा सार्थक प्रतीकों का समूह है, सार्थक होती है। निरर्थक प्रतीकों को या निरर्थक किसी भी चीज़ को भाषा में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसका मतलब एक ऐसा स्तर, जब मैं तोड़ते 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 आगे बढ़ता गया तो एक ऐसा स्तर निचला ये स्तर है जिसके आगे मैं और ज़्यादा इसको विभाजित नहीं कर सकता। इसलिए इस इकाई का नाम अविभाज्य इकाई है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका आगे जाकर और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हम, इसलिए ये अविभाज्य इकाई है। इसको हम ज़्यादा आगे जाकर और नहीं काट सकते, इसलिए ये अकाट्य इकाई है। और ये ही भाषा की सबसे नीचे की, क्योंकि इससे नीचे और कोई इकाई नहीं है, इसलिए भाषा की ये सबसे निम्नतम इकाई है। और इसी निम्नतम इकाई का नाम आप क्या पढ़ रहे हो? वर्ण। क्योंकि वर्ण को आगे जाकर हम तोड़ेंगे ना तो फिर वो अपने आप में पूरा ही टूट जाएगा। फिर उसके बाद में तोड़ने पर जो संकेत बनते हैं, जो भी आपके मानने दिखते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि भाषा में कितनी इकाइयाँ हैं? 3। सबसे जो बड़ी इकाई है, बताइए उस बृहत्तम इकाई का नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे उस बृहत्तम इकाई का नाम, यानी सबसे जो बड़ी इकाई है, ये देखो सबसे बड़ी बृहत, उसमें तम प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? बृहत्तम। बीच की जो इकाई है उसके लिए आप क्या लिखोगे? मध्यम। और जो सबसे नीचे की है तो नीचे का मीनिंग क्या होता है? निम्न। और सबसे नीचे का है इसलिए तम प्रत्यय लगाकर हम सुपरलेटिव में क्या देते हैं उसको? निम्नतम इकाई। तो दोस्तों ये भाषा के 3 स्तर है। वाक्य स्तर होता है, शब्द स्तर होता है और वर्ण स्तर होता है। सबसे नीचे का स्तर, जो सबसे नीचे की इकाई, वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। अब यहाँ पर भी एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। मैं आपसे कहूँ कि बताइए वाक्य और वर्ण में संबंध कैसा है? संबंध से मेरा तात्पर्य है कि जैसे वाक्य से वर्ण की ओर आते हैं तो क्या करके आते हैं? वाक्य से वर्ण की ओर आते हैं तो वाक्य को तोड़ करके आते हैं, जोड़ करके शब्द में आते हैं। आप कहोगे जी वाक्य को तोड़ेंगे, फिर वाक्य जब टूटेगा तो वो शब्दों में चला जाएगा। फिर शब्द को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद वो वर्णों में चला जाता है। आगे तो तोड़ना ही नहीं, क्योंकि आगे हम तोड़ नहीं सकते सार्थक रूप से।
तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं चलेंगी आपकी। दो प्रकार की क्रिया कैसे चलेगी? जब आप वाक्य को तोड़ेंगे तो वो शब्द में टूटेगा, फिर जब आप शब्द को तोड़ेंगे वो वर्ण में टूटेगा। मैं आपसे कहूँ चलो वर्ण से वाक्य की ओर चलो, तो आप क्या कहोगे कि भाई वर्ण को जोड़ा तो वर्णों से जोड़ने से शब्द बना, और शब्दों को जोड़ा तो शब्दों को जोड़ने से वाक्य बना। ये शिक्षण विधियों में दो प्रकार की मेथड्स होती हैं, जिनमें एक मेथड का नाम होता है दोस्तों संश्लेषण प्रक्रिया, संश्लेषण विधि, और एक विधि होती है जिसका नाम होता है विश्लेषण विधि। याद कीजिए संस्कृत भाषा को मैंने कैसी भाषा बताया था? संश्लेषित बताया था ना, और उसका विपरीत जो शब्द है वो विश्लेषण पढ़े थे ना, विश्लेषित भाषा पढ़े थे हम चीनी लैंग्वेज की बात करें तो। अब देखिए कैसे होगा संश्लेषण, कैसे होगा विश्लेषण, उसको भी समझो। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास में क्या है? वर्ण है, फिर क्या है? शब्द है, फिर क्या है? वाक्य है। अब मुझे बताइए कि वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाया जाता है कि तोड़ करके बनाया जाता है? तो वर्णों को तो जोड़ करके ही बनाया जाता है ना। तो बताओ ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जोड़ने की संश्लेषण। फिर जब शब्द बनेगा तो शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है? वाक्य। इस प्रकार से याद रखिएगा, जब वर्ण से वाक्य की ओर हम आते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम तो होता है संश्लेषण। याद कीजिए आपने सबसे पहले विद्यालय में जाने के बाद, शिक्षक का सानिध्य प्राप्त करने के बाद हम अ आ इ क ख ग सीखते हैं ना। फिर हमें सर क्या करते हैं? धीरे धीरे कमल कमल नल नल पर ऐसे सिखाते हैं ना। उसके बाद में फिर सर क्या करते हैं? कई सारे सरल शब्दों के समूह को वाक्य रूप में बदलते हैं। कमल नल पर चल, डर मत, अब घर चल, अब डर मत, ऐसा करके हमको सिखाते हैं। पहले हमको वर्ण सिखाया, फिर वर्ण से शब्द सिखाया, फिर शब्द से वाक्य सिखाए। कौन सी विधि से सीख कर आए हम? संश्लेषण से। लेकिन एक ऐसी विधि जो कहती है कि नहीं, सबसे पहले हमारे पास में जो है क्या है? जैसे वाक्य है। फिर मैंने कहा कि बताओ वाक्य से क्या बनेंगे, या वाक्य को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे तो शब्द बनेंगे? तो आप कहोगे साहब वाक्य को तोड़ेंगे तब शब्द बनेंगे। फिर शब्द को भी आगे तोड़ोगे तो वो किस में टूट जाएगा? वर्ण में टूट जाएगा। एक ऐसी विधि जो आपसे कहती है वाक्य से वर्ण की ओर जाना है। तो ये सब तोड़ तोड़ के चलता है। इस सब में हम बिखेर बिखेर के तोड़ तोड़ करके काम करते हैं। अलग अलग करके हम काम करेंगे तो उस प्रक्रिया का नाम तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। और जहाँ जोड़ जोड़ करके काम करेंगे उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। ये दो विधियाँ होती है शिक्षण विधि। आजकल इस विधि से भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। आप देखे होंगे जब दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होता है और वो क्लास में जाता है, प्राइमरी में प्रेप में आदमी जाता है, तो वहाँ उसको छोटी छोटी कविताएं सुनाई जाती है। कविताओं को सुनाने का मतलब वाक्य याद करवाया जाता है। फिर जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, पहली क्लास दूसरी क्लास, तब जाकर के उसको शब्द और वर्ण का ज्ञान दिया जाता है। तो शिक्षण कार्य में दो प्रकार की विधियाँ हमेशा अनवरत चलती रहती है। एक आपकी संश्लेषण चलती है और एक आपकी विश्लेषण चलती है। ठीक है, दोनों शब्द सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया आपको प्रक्रियावश की। इन दोनों शब्दों का भी आप ध्यान रखें। एक संश्लेषण प्रक्रिया होती है और एक विश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम ध्वनि होता है, जो मौखिक रूप यानी अक्षर रूप में होता है। इसी अक्षर को जब हम लिख देते हैं लिपि का सहारा तो वर्ण हो जाती है। ये सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसका मतलब इससे बड़ी इकाइयाँ भी हैं। बोला ऐसी कितनी इकाइयाँ हैं? तो हम कहेंगे ऐसी 3 इकाइयाँ हैं। एक हमारी वाक्य इकाई, एक हमारी शब्द इकाई और एक हमारी वर्ण इकाई। बोला जब हम वाक्य से वर्ण की ओर आएंगे तो ये कार्यक्रम चलता है हमारा तोड़ तोड़ करके, यानी हम वाक्य को तोड़ेंगे शब्द में, फिर शब्द को हम तोड़ेंगे तो वर्ण में, और वर्ण से ज़्यादा तोड़ेंगे तो उसका फिर भाषा में कोई स्थान रहता ही नहीं है, वो निरर्थक इकाई के रूप में होता है। इसलिए भाषा का एक ऐसा अविभाज्य अकाट्य जिसको हम आगे और ज़्यादा भेद नहीं सकते और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, वो आपका वर्ण कहलाता है। वर्ण से जब शब्द की ओर प्रक्रिया चलाएंगे तो हम कहेंगे साहब वर्णों को जोड़ा तो शब्द बना है, शब्द को जोड़ा तो वाक्य बना है। ये वर्ण से वाक्य की ओर चलने वाली प्रक्रिया जोड़ जोड़ कर चलती है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हम संश्लेषण देते हैं। हमारी जितनी भी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण जो हमारा व्यवहार है, वो सारा का सारा या तो संश्लेषण से चलता है या विश्लेषण से चलता है। एक ज़माना था जब सब कुछ हमारा संश्लेषण से ही चल जाता था, अब एक ज़माना ऐसा है जहाँ सब विश्लेषण से ही भी चलता है। बात करें हम सामान्य की संस्कृत व्याकरण व्यवहार में लगभग हिंदी के समान ही आपका ये होता है कि हिंदी व्याकरण के समान संस्कृत व्याकरण में इस वर्ण के कितने भेद हैं। अब पढ़ने के हिसाब से, लहजे के हिसाब से तो हम 2 भेद भी कर लें, 3 भेद भी कर लें, लेकिन परीक्षा की प्रामाणिकता के आधार पर यदि हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण में इस वर्ण के आगे जाकर 2 भेद बताए गए हैं। एक भेद का नाम जो राजा है अपने आप में, जिसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, सहायता करे तो वो करे, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो आपका स्वर होता है। एक प्रजा के समान जो हमेशा राजा के अधीन है, जिसको अपने कार्यों के लिए हमेशा राजा के ऊपर आश्रित रहना होता है, ऐसी वो भाषा की निम्नतम इकाई व्यंजन वर्ण कहलाती है।
तो याद रखिएगा वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने बताएं आपको? 2। एक अपने आप में जो है राजा, उसका नाम तो क्या है? स्वर। और दूसरा जो अपने आप में अधीन है राजा के, प्रजा के समान, वो कौन है आपका? व्यंजन। अब इस विभाजन के अलावा हम चाहें तो समझने के हिसाब से, केवल हमारी सुविधा के हिसाब से हम चाहें तो एक विभाजन और कर सकते हैं, है ना। वो सिर्फ सीखने के लिए ध्यान रहे, उसका इस विभाजन से प्रामाणिकता पर कोई विशेष वो है नहीं। वो विभाजन कौन सा है? तो विभाजन कुछ इस प्रकार है। कुछ वर्ण ऐसे स्वभाव के होते हैं जिनको हम कहते हैं स्वर वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वभाव से होते हैं, वो व्यंजन वर्ण। और जो स्वर और व्यंजन की मर्यादा से बाहर के वर्ण हैं, है ना, जिसको हम वर्णमाला में स्थान नहीं देते हैं, ऐसे वर्णों को हम कौन से वर्ण कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। वो हालांकि अयोगवाह वर्ण, आगे मैं सिखाऊंगा आपको, वो किसी न किसी रूप में आश्रित ही होता है, और जिसका आश्रय लेकर आता है या तो वो स्वर होगा या फिर व्यंजन वर्ण होता है ना। तो इस सीखने के लिहाज से भले ही मैं इसको 3 प्रकार से आपको बांट दूं, ये सिर्फ समझ के लिए है। यानी संस्कृत वर्णमाला में भेद तो आपको कितने बताने हैं? 2। लेकिन मान लीजिए हम बात करें सामान्य सीखने के लिए, क्लासरूम में आपके और मेरे बीच कोई बात हो रही है और मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझें, बांट करके हम विभाजन के नाम आदि सीखना चाहें, तो हम ये कर सकते हैं कि एक स्वर वर्ण का समूह है, दूसरा व्यंजन वर्ण का समूह है, और हम चाहें तो जो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त कुछ और भी वर्णों का समूह हमारे पास होता है, जिसका नाम हम क्या पढ़ सकते हैं? अयोगवाह पढ़ सकते हैं। पर याद रखिएगा, जो प्रामाणिक भाषा विज्ञान वर्णों के भेद बताता है, वो भेद आपके कितने हैं? 2। चलो, मैं बता रहा था आपको कि वर्णों के भेद में जो सबसे पहला भेद है, यानी जो सबसे पहला प्रकार है 2 भेदों में, उसमें सबसे पहले वाले का नाम क्या होता है भाई? स्वर वर्ण। और जो स्वर वर्ण है उसमें जो स्वर शब्द आप देख रहे हैं ना, इसका वास्तविक संस्कृत के लिहाज से अर्थ ही राजा ही होता है, और इसका व्यवहार भी राजा ही होता है, इसका आचरण भी राजा की तरह ही होता है। कहते हैं, परिभाषा में लिखा है कि स्वर का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, परिभाषा में या इसकी व्युत्पत्ति यदि हम देखें कि स्वर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ लिखा है स्वयं या स्वतः, स्वयं अथवा स्वतः, राजते इति स्वरः। स्वयं या उसी का पर्याय है स्वतो, राजते इति स्वरः। स्वयं स्वतो राजते इति स्वरः, इति स्वरः। सामान्य हिंदी भाषा व्यवहार में इसका अर्थ समझें, जो अपने आप से विराजमान रहता है, जो अपने आप से ही उच्चारित होता है, जो सारे काम अपने आप से करता है, जिसका भाषा में अपने आप से व्यवहार होता है, उस वर्ण की इकाई का नाम बताओ क्या होता है? स्वर। लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जो हमारी व्यवहारिक भाषा है, लोक व्यवहार की भाषा है, हमारे व्यवहार की भाषा है, वहाँ लिखते हैं कि जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण संभव हो पाता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला वर्ण, ऐसा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला वर्ण, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला वर्ण, उच्चारित होने वाला वर्ण, बताइए क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब भी हम वर्णों के इस प्रकार का उच्चारण करेंगे तो हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती। बोला ऐसा कैसे होता है? तो देखिए इधर आप, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि काम करें आप, इस वर्ण का उच्चारण करें आप, तो आप निश्चित रूप से करेंगे साहब, बोले क, ऐसा ही करेंगे ना। फिर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 2 आवाज़ मुझे दिखाई दे रही है, बोला एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क, और एक इसमें साथ में जो ध्वनि आप सुन रहे हैं वो किसकी है? ए की। थोड़ी देर बाद हम अभ्यास करेंगे कि यदि मैं आपसे कह दूं कि इसके बिना इस वर्ण का आप उच्चारण करें, तो आप कहेंगे नहीं साहब, यदि इसके बिना हम इस मात्र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फिर इसका उच्चारण करना संभव ही नहीं है। लेकिन एक वर्णों का ऐसा समूह है, वर्णों के समूह में से वर्णों का एक ऐसा समूह है जिसको लिखते ही मैं कहूँ कि उच्चारण करें तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए मैंने क्या लिखा है, तो क्या बताएंगे आप? बोले अ लिखा है। अब इसका उच्चारण करने में तो आपको समस्या ही नहीं है ना भाई। चलो क के पास चलते हैं, अ का उच्चारण हो रहा है, चलो ई के पास चलते हैं, क का उच्चारण हो रहा है, चलो ऊ के पास चलते हैं, इसका उच्चारण हो रहा है, या च के पास चलते हैं, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। इसी प्रकार मैं लिखूँ कि बताइए क्या लिखा है, आप कहेंगे जी भाई साहब आपने ई लिखा है। इसी प्रकार मैं कहूँ कि ये क्या है, ऊ है, ये क्या है, री है, ये क्या है, ली है। इसी प्रकार ए, ओ, आई, औ, ये जितने भी मैंने सामने लिखे हैं ना, ये वर्णों के उस समूह का नाम है जिसका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः उच्चारित वर्ण है।
इसलिए इनको हम भाषा विज्ञान में कौन सा नाम दिए हैं? स्वरवर्ण दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे अ, ए, उ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये टोटल जो मैंने आपके सामने वर्ण लिखे हैं ना, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं जिनकी संख्या हम कितनी देखते हैं, सामान्यतः कितनी देखते हैं हम? 9। ये सारे के सारे संस्कृत भाषा विज्ञान में, संस्कृत व्याकरण व्यवहार में स्वर कहलाते हैं। अब परीक्षा में आपसे सीधा प्रश्न आया कि बताइए संस्कृत में स्वर कितने हैं, सामान्यतः स्वर कितने हैं। इन्हीं को अगले प्रकार से हम 4 प्रकार से और पढ़ेंगे बांट के, लेकिन सामान्य प्रश्न आपका है कि बताइए संस्कृत व्याकरण में, या संस्कृत व्याकरण भी ना दे और कह दे कि बताइए संस्कृत में स्वर कितने हैं, तब आपका उत्तर कितना हो जाएगा भाई? 9। ऐसे स्वर जिनका स्वतः उच्चारण होता है वो स्वर हैं, और ऐसे स्वरों की कुल संख्या या सामान्य संख्या हमसे पूछेगा, हम कितने बताएंगे? 9। अब इन्हीं स्वरों को आगे जाकर इनके अलग अलग व्यवहारों के आधार पर कुछ आधार बना करके हम और अलग अलग भागों में बांट देते हैं। कहा कि बताइए इस स्वर के जो आपके सामने 9 स्वर लिखे हैं, इनको या इनसे अधिक जो स्वर होते हैं उन स्वरों के भी हम कितने भेद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इन स्वरों के भेद के 2 आधार हैं, है ना। आगे हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से। एक आधार तो होगा जो भविष्य काल में हम पढ़ेंगे, वो आधार होगा आपका उच्चारण का आधार, यानी उच्चारण करने में कम ज़्यादा जो आप लेते हैं, स्वर का आरोह अवरोह लेते हैं, उस उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के भेद बताए गए हैं। और एक आधार जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आपका मात्रा का आधार, यानी मात्रा के आधार पर भी स्वरों के भेद होते हैं। तो 2 आधार पर आप स्वरों का विभाजन कर सकते हैं संस्कृत व्याकरण में। एक आधार होता है आपका उच्चारण और एक आधार होता है आपका मात्रा। और इन दोनों आधार पर जब आप स्वरों का विभाजन करोगे, यानी जैसे कहा कि उच्चारण के आधार पर कैसे, तो जब किसी स्वर को ऊंचे से पढ़ा जाता है, हमारे मुख के अंदर पाए जाने वाले जो उच्चारण स्थान हैं, और इन उच्चारण स्थानों के माध्यम से जब थोड़ा ऊंचे से कोई स्वर पढ़ा जाता है तो उसका नाम तो हम क्या पढ़ेंगे? उदात्त स्वर पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब कोई तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से किसी वर्ण का, स्वर का उच्चारण किया जाएगा, तब हम उसको क्या नाम देंगे? अनुदात्त नाम देंगे। और जब जिसका पहले का आधा भाग उदात्त हो और जिसका आधा का पीछे का भाग अनुदात्त हो, ऐसे समाहार स्वरूप वाले उस स्वर का नाम हम क्या देंगे? तो बोला साहब हम उसको स्वरित कहेंगे। तो एक विभाजन के अनुसार, तो उच्चारण के अनुसार स्वरों के 3 भेद कौन कौन है? उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। दूसरी बात, मान लीजिए मैंने ये तो ऊंचा नीचे के आधार पर आपको 3 भेद बताए हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार में जो हमारा आधार होता है वो कौन होती है? मात्रा। मान लीजिए किसी स्वर का उच्चारण करने पर एक ही मात्रा काम आती है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ह्रस्व स्वर होता है। यदि मान लीजिए किसी के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना ज़्यादा समय लग रहा हो, 2 मात्रा के काल का समय लग रहा हो, तब हम उसको पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो, ह्रस्व स्वर की मात्रा से 3 गुना ज़्यादा समय लगता हो, ऐसे स्वर का नाम होता है प्लुत स्वर। बोले मात्रा क्या होती है? ये मात्रा होती है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्ण के उच्चारण में आपने जितना समय लिया है, तो उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी स्वर को पढ़ा, जैसे सामान्य हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने लिखा है अ, अब इसमें जो टाइम लगा है ना, वो टाइम आपका, ये वो समय आपका क्या कहलाएगा? इसकी मात्रा। फिर मैंने कहा कि ये क्या लिखा, तो आप कहेंगे सब आ, यानी इससे ज़्यादा समय लगा है, तो इससे ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी। और मैं कहूँ कि बताइए ये क्या लिखा, तो आप कहेंगे साहब ये आ ऐसा लिखा है, इसका मतलब इसमें और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो किसी भी स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। किसी भी स्वर के मात्रा के आधार पर, यानी उसको कितने समय में पढ़ा जाता है, उसको आधार मान करके भी स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। भविष्य काल में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा इस बारे में कि उच्चारण के आधार पर होने वाले ये जो 3 भेद हैं ना, ये हमारे लौकिक व्यवहार में काम नहीं आते हैं। यानी बोलचाल की भाषा में हम जो दैनिक व्यवहार में काम में लेते हैं, वहाँ पर इन 3 स्वरों का कोई काम नहीं होता। यानी ऊंचा नीचा पढ़ना लौकिक व्यवहार में नहीं होता। ये केवल वेद के मंत्रों में मात्र सुनते हैं आप, वेद व्यवहार में काम आते हैं, वेद के मंत्रों में ही काम आते हैं। इसलिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को कौन सा स्वर या कौन से स्वर कहा गया है? वैदिक स्वर। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ओम गणानां त्वा गणपते गणगवा, तो इस प्रकार की जो ऊंच नीची प्रक्रिया है उच्चारण में, जो आप ऊंचा नीचा और समाहार स्वर करते हैं, ये सारा का सारा कार्य कहाँ पाया जाता है? वेद के मंत्रों में पाया जाता है। लौकिक व्यवहार में आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे मम्मी आपसे आवाज़ दे रही कि ओ छोरा आ जा रोटी, ऐसा काम आपने कभी सुना ही नहीं होगा ज़िंदगी में।
तो याद रखिएगा कि इन 3 स्वरों का लौकिक व्यवहार में कोई मतलब नहीं है, लौकिक व्यवहार में कोई प्रयोग नहीं होता। बोला फिर लौकिक व्यवहार में होता क्या है? तो मैं जब से क्लास ले रहा हूँ तब से 3 ही स्वर बोलूँगा मैं, या तो रस्व बोलूँगा या दीर्घ बोलूँगा। यदा कदा आवश्यकता पड़ी, किसी को संबोधन करना हो, किसी को दूर से कुछ कहना हो, पिताजी, बेटा, पुत्र, इस तरह का, तब केवल पुरुष स्वर का काम होता है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में मान लीजिए सामान्य प्रश्न हो कि आपके स्वर कितने प्रकार के हैं, तब तो आपका उत्तर दोनों जगह समान ही हो जाएगा कि साहब 3 प्रकार हैं। परीक्षा का प्रश्न हो कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, तो भी 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने, तो भी 3। बोला वैदिक स्वर कौन कौन से हैं, फिर आपका 3 के साथ उत्तर ये हो जाएगा, उदात्त अनुदात्त स्वर। बोला लौकिक स्वर कौन कौन से हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और सामान्य प्रश्नों तो समस्या ही नहीं है। बोला स्वर के भेद कितने, बोले भाई साहब 3 हैं, चाहे वो आप उच्चारण के आधार पर करें चाहे मात्रा के आधार पर करें। ठीक है, हमारे पास जो मात्रा के आधार पर स्वर हैं, उन स्वरों को हम कितने प्रकार से पढ़ रहे हैं? 3 प्रकार से। और मात्रा का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी वर्ण के उच्चारण में, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। आगे हम सीखेंगे व्यंजन की जब समय हमारे पास होगा, जब हम व्यंजन के लिए पढ़ेंगे कि किसी भी व्यंजन के उच्चारण में आधा मात्रा के बराबर समय लगता है। और मात्रा किसको कहा गया है? एक स्वर जो स्वर को उच्चारण करने में न्यूनतम मात्रा लगती है, उसको एक मात्रा से परिभाषित किया गया है। और व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर से भी आधा कम समय लगता है, उसके लिए उसको अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है, उसकी आधी मात्रा कही गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी। बात करें तो हम स्वरों के भेद की, और मैंने आपको बताया कि हम जो यहाँ अभ्यास करेंगे अब वो हमारे लौकिक स्वर होंगे। उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित स्वर की चर्चा है, जब हम यत्न या प्रयत्न पढ़ेंगे तो बाह्य प्रयत्नों की गणना के समय या जब स्वरों के हम भेद पढ़ेंगे तब विस्तार से करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वरों के लौकिक भेद। और जो स्वरों के सामान्य भेद मैंने बताया आपको, लौकिक हो चाहे वैदिक हो, तो संख्या तो कितनी है आपकी? 3। अब यहाँ पर जो 3 स्वर आपके हैं, इनका आधार भी मैंने आपको बोला है। इसका आधार क्या है? आधार है इसका मात्रा। और मात्रा का मतलब भी हम पढ़ रहे हैं कि मात्रा से तात्पर्य है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वो क्या है? इसका मात्रा है। चलो साहब पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा भेद है, उस भेद में एक स्वर है, उसका नाम है ह्रस्व स्वर। पहला जो भेद हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या आएगा? ह्रस्व स्वर। दूसरा जो भेद आएगा उसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर। वो है हमारा दीर्घ स्वर। और इसके बाद में जो तीसरा स्वर है, जो भेद हम लिखे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम इसको, उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। याद रखिएगा, प्रश्न का उत्तर कभी फिक्स नहीं होता। भाषा यदि प्रश्न की बदल दे थोड़ी सी भी, तो उत्तर भी स्वतः बदल जाता है। तो प्रश्न की भाषा महत्वपूर्ण है, क्या पूछना चाह रहा है यह आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। अब एक ही प्रश्न की देखिए हम 4-4, 5-5 उत्तर निकालेंगे। अभी मैंने कहा एक स्वर आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा स्वर आपका दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा स्वर आपका प्लुत स्वर होता है। बात करें हम सामान्य, या हमसे पूछा जाए कि बताइए ह्रस्व स्वर मात्रा के आधार पर कितनी मात्रा वाला कहा जाएगा? मैं कहूँगा साहब जिसकी कितनी मात्रा हो? एक मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? एक मात्रा हो। इसी को संस्कृत में लिखा है वहाँ एक मात्रिकः ह्रस्वः। क्या कहा उसको? एक मात्रिकः, यानी जिसकी एक मात्रा हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ह्रस्व कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए एक मात्रा वाला कोई स्वर है और उसको हमने ह्रस्व स्वर कर दिया, उस ह्रस्व स्वर से यानी एक मात्रा से 2 गुना समय लगे, तो एक मात्रा से 2 गुना समय कौन सा हो गया? 2 मात्रा होगी। और यदि मान लीजिए किसी स्वर की 2 मात्रा है, 2 मात्रा के बराबर उसमें टाइम लग रहा है, संस्कृत में हम लिखेंगे वहाँ द्विमात्रिकः। क्या लिखेंगे हम? द्विमात्रिकः। और वो ऑटोमेटिक वो स्वर हमारा 2 दुगुना समय काल वाला, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ कहलाएगा। और मैं कहूँ कि चलिए ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक मात्रा हो, तो 3 गुना अधिक मात्रा का मतलब 3 गुना समय लगेगा। तो ऐसे स्वर को हम फिर किस नाम से परिभाषित करें? तो वो आपका प्लुत स्वर है। और संस्कृत में सीधी परिभाषा हो जाएगी त्रिमात्रिकः प्लुतः, यानी जिसकी 3 मात्रा है वो क्या कहलाएगा? प्लुत कहलाएगा। तो एक मात्रा के बराबर समय लग रहा है उच्चारण में, तो आपका ह्रस्व स्वर है एक मात्रिकः ह्रस्वः। 2 मात्रा के बराबर समय लग रहा है तो फिर आपका वो दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिकः दीर्घः। 3 मात्रा के बराबर यानी ह्रस्व से 3 गुना टाइम लग रहा है तो फिर वो आपका प्लुत स्वर है, त्रिमात्रिकः प्लुतः। मान लीजिए कि एक बालक के जन्म के बाद बालक की सबसे पहली अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था है, उसकी बाल्यावस्था है, वो तो है आपकी ह्रस्व स्वर की अवस्था। थोड़ा बालक बड़ा हुआ, आपकी सी उम्र में है, बालक दीर्घ हो गया, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, किशोर हो गया, युवा हो गया, वो क्या है? दीर्घ अवस्था है। उसी प्रकार मान लीजिए स्वर आप ही की तरह किसी दिन बूढ़ा हो जाएगा,
वो जो बूढ़े अवस्था का जो स्वर है, जो बूढ़ा स्वर है, उसका नाम क्या है? प्लुत स्वर है। ये अभी बच्चा है, ये जवान है और ये बूढ़ा है। ये आप थे, ये आप हैं, ये आप कभी हो जाएंगे। इस प्रकार से स्वर की 3 अवस्थाएं हैं। अब हमसे पूछे परीक्षा में कि वो ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो ये देखिए भाई साहब, ह्रस्व स्वर कौन कौन है। एक स्वर आपका होता है जिसका नाम है एक होता है ई, एक होता है ऊ, एक होता है री और एक स्वर होता है लरी। ये 5 ऐसे स्वर हैं जो अपने आप में एक मात्रा वाले होते हैं। स्वरों के प्रसंग में चाहे आप कितने बढ़ा लो, 21 कर लो, 22 कर लो, लेकिन सबसे कम टाइम जो लेता है वो आपके स्वर कौन है? ए, ई, ऊ, री और लरी। संख्या हमसे पूछे तो हम बता देंगे 1 2 3 4 5 50। कितने होंगे भैया? 5। ये जो 5 आपके स्वर है ना, इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये जो 5 आपके स्वर है ना, इनकी मात्रा होती है उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर। हम इसमें एक और विशेष चीज़ जोड़ते हैं। मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक बात बताइए, जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि आपने सीखा है निश्चित रूप से, मैं आपसे कह दूं कि बताइए आ का निर्माण कौन कौन से स्वरों से हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आप कह देंगे सर ए और अ मिला तो आ बना। उसी तरह यदि मैं आपसे कहूँ कि बताओ ए का निर्माण कैसे हुआ होगा, अब कई तो कलाकार लोग कह देंगे 3 की संख्या ली हमने, 1 लिखा, 31 करके एक आड़ा पुल बना दिया, ऊपर ये लगा दिए। याद रखिएगा, जब हम पूछें कि बताइए ए का निर्माण कैसे हुआ, तो ए का स्वतः निर्माण होता है, ये स्वतः उत्पन्न प्रातिपदिक है, वर्ण है। इसका निर्माण करने के लिए किन्हीं 2 स्वरों के योग की आवश्यकता नहीं होती। ये मौलिक रूप होता है, ये ओरिजिनल है, प्योर है। इसलिए इनका एक दूसरा नाम या अपर नाम, जिसको हम कहते हैं संस्कृत व्याकरण में, अन्य नाम को क्या बोलते हैं हम? अपर नाम। वो होता है क्योंकि ये मौलिक है, इसलिए इनका एक दूसरा नाम आप क्या याद रखेंगे? मूल स्वर। परीक्षा में मैं ये नहीं पूछूं कि बताइए ह्रस्व स्वर कितने हैं, ऐसा नहीं पूछ करके मैं पूछ लूँ कि बताइए मूल स्वर कितने हैं, तभी आपका उत्तर कौन हो जाएगा? 5। परीक्षा में दे दूं कि बताइए कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो 5 के अलावा जो भी आपको मिलेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। चलो साहब, 1 मात्रा है मेरी, मैं ह्रस्व हूँ। 5 कौन कौन है? ए, ई, ऊ, री है। अपर नाम क्या है? मूल स्वर है। आगे देखो, यदि यही कार्य बढ़ता बढ़ता आगे चले जाए और मान लीजिए 1 से 2 मात्रा हो जाए, तो स्वर का नाम क्या पढ़ रहे हो आप? दीर्घ स्वर। बोले वो दीर्घ स्वर वाले कौन कौन हैं, तो देखिए साहब दीर्घ स्वर वाले कौन कौन हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ए का ही बड़ा रूप, यानी समय अनुसार, अवस्था अनुसार, एक तो क्या हो जाता है? आ। इसी प्रकार एक ई और ई मिलकर के क्या हो जाता है? ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है? ऊ। री और री मिलकर क्या हो जाता है? री। और एक बेचारा ऐसा है जिसका बड़ा भाई होता ही नहीं है, जिसकी जवानी कभी आती ही नहीं, या तो ज़िंदगी में छोटा ही रहता है या फिर सीधा बूढ़ा हो जाता है। और उस स्वर को केवल लिख रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। इस लरी का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है। ठीक है, 4 तो आपके ये हो गए। उसके बाद में 4 पैदाइशी बड़े लोग हैं जो कभी छोटे होते ही नहीं। एक का नाम ए, क्रम ध्यान रहे इसका, संस्कृत में होता है ओ, उसके बाद में आई और उसके बाद में औ। चलो 4 स्वर तो ऊपर मैंने लिखे हैं क्योंकि इनका अलग स्वभाव है। 4 नीचे वाले जो स्वर लिखे हैं दीर्घ वाले, इनका अलग स्वभाव है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए ना। लरी का दीर्घ होता नहीं, इसको बने रहने दो ताकि दिखता रहे आपको, इसका दीर्घ नहीं होता है। ये आपके देखिए संख्या में परीक्षा में पूछ ले कि बताइए कुल कितने दीर्घ स्वर हैं, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने हो चुके हैं? 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए ना। अब यहाँ पर भी एक खास बात है, जैसे यहाँ पढ़ी ना आपने कि भैया ये मौलिक है, इनके निर्माण के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है, कोई योग नहीं होता, कोई मिश्रण नहीं होता, इसलिए मूल है, मौलिक है। इनमें भी क्या होता है कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो एक समान वर्णों के योग से ही बनते हैं, समान वर्णों के योग से ही बनते हैं। कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जो 2 अलग अलग स्वरों के योग से बनाए जाते हैं, 2 अलग अलग स्वरों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, 2 अलग अलग स्वरों में संधि कार्य करके बनाए जाते हैं। इसलिए उन स्वरों का विशेष नाम संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या दीर्घ क्या नाम से संधि जो स्वर होता है। कैसे? देखो इधर आप, मैं कहूँ कि जैसे आ का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको जी आप आ का निर्माण तो अ प्लस ऐसे हुआ है। मैं आपसे कहूँ कि ई का निर्माण कैसे, तो आप कहो जी ई का निर्माण तो ई प्लस ई से हुआ है। ऊ का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहोगे जी ऊ का निर्माण तो ऊ प्लस ऊ से हुआ है। और इसी तरह री का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहोगे री का निर्माण री प्लस री से हुआ है। इन चारों दीर्घ स्वरों को बनाने के लिए आपने बताइए 2 अलग अलग स्वरों का योग किया या 2 एक समान स्वरों का योग किया, यानी समान वर्णों से बने हैं कि असमान वर्णों से बने हैं, तो आप कहेंगे जी नहीं समान वर्णों से ही बने हैं। फिर मैं आपसे कह दूं कि बताइए पानी में पानी डाल दिया तो इसको मिश्रण तो ही कहेंगे, पानी कहेंगे उसको। दूध में दूध डाल के हम यदि पूछें कि ये क्या है, तो आपको कि साहब दूध है। लेकिन दूध में मिट्टी डाल दें, कुछ और कूड़ा करकट पता नहीं, कुछ तेल डाल दें, फिर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो आप कहोगे जी अलग अलग पदार्थों का एक
मिश्रण है। जब दो समान पदार्थ मिलते हैं तब कोई मिश्रण नहीं होता। जब दो अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग स्वभाव के पदार्थ मिलते हैं तब वो आपका मिश्रण होता है। दो समान वर्णों से बना हुआ स्वर कभी भी संयुक्त स्वर नहीं कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वर मुझे दिख रहे हैं जो दो अलग अलग स्वरों के योग से होते हैं। एक का निर्माण क्या है, जैसे ए। जब इसका निर्माण होता है तो आप पढ़ेंगे आगे गुण संधि में, ए और ई को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार जब ए में ऊ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब ए में ए मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। उसी प्रकार से जब ओ में ए में ओ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब देखिए ए ओ आई औ का निर्माण ए प्लस ई, ए प्लस ऊ, ए प्लस ए प्लस ओ, इन चार स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के योग से होता है, मिश्रण से होता है। इसलिए याद रखिएगा प्रयास करके, जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के योग से होता है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के मिश्रण से होता है वो मिश्रित स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के संधि करने से होता है वो संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। बोला वो कौन है, तो याद रखिएगा उनकी संख्या कितनी पढ़ेंगे हम यहाँ, 4। कौन कौन है वो 4, तो एक का नाम है ए, एक का नाम है ओ, एक का नाम है आई और एक का नाम है औ। कितने हैं भैया, 4 है। कौन कौन है वो आपके, तो हम पढ़ेंगे क्रमशः वापस। एक का नाम तो मैंने बोला ए, एक का नाम है ओ, एक का नाम है आई और एक का नाम क्या है, औ। ये जो 4 आप देख रहे हैं वो चारों के चारों क्या है, संधि अक्षर हैं। ये आपके मिश्रित स्वर है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो दीर्घ तो कितने हैं 8 हैं। उन 8 में से संयुक्त या मिश्रित या संधि अक्षर कितने हैं, 4 हैं। अब इसका मतलब नहीं कि 8 4 12 हो गए, ध्यान रहे। इन 8 में से ही मैंने कुछ निकाल लिया है ना। जैसे मान लीजिए मेरे परिवार में सदस्य हैं कितने, 8, और फिर मैं कहूँ कि पुरुष कितने हैं, मैं कह दूँ जी पुरुष 4 हैं, तो वो 8 में से ही 4 निकाला, ऐसा नहीं कि 8 4 12 हो गए। तो याद रखिएगा इनमें से जो 4 हैं वो 4 संयुक्त मिश्रित संधि स्वर तो हैं ही हैं, साथ में दीर्घ भी हैं, तो इनके दो नाम हो जाएंगे। जबकि ये दीर्घी है, संयुक्त नहीं है, दीर्घ है, संयुक्त नहीं है, दीर्घ है, संयुक्त नहीं है। ये दीर्घ भी है और संयुक्त भी है। 8 और 5 कितने हो गए, 13। आगे देखो स्वर की अवस्था बढ़ी, बाल्यावस्था से किशोर से आपका युवा हुआ, तीसरी अवस्था कौन सी आने वाली है, प्लुत स्वर की अवस्था आने वाली है। बोला प्लुत स्वर का मतलब जब किसी स्वर की मात्रा में 3 मात्रा के बराबर टाइम लग रहा हो तो ऐसे स्वर का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। कितनी मात्रा पढ़ेंगे आप प्लुत की, 3 पढ़ेंगे। अब कैसे पहचाने कि कौन कौन प्लुत होते हैं, तो याद रखिएगा सभी स्वर प्लुत होते हैं। क्या, सभी स्वर प्लुत होते हैं। जितने आपने स्वर पढ़े हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लुत होते हैं। और प्लुत के लिए एक चिन्ह विशेष का प्रयोग भी किया जाता है और वो चिन्ह होता है हमारा 3, ऐसा वाला 3। ठीक है। अब आपने स्वर कितने पढ़े हैं, तो मैंने आते ही बोर्ड पे आपको याद हो तो कहा था कि भैया संस्कृत व्याकरण में सामान्य स्वर 9 है। कौन कौन है वो, तो अ ई उ री री ए ओ आई औ। तो सबको यहाँ लिख देंगे हम आराम से। ये देखिए मैंने जैसे लिखा है अ ई उ री ली, छोटे वाले भाई साहब। पैदाइशी जो बड़े लोग हैं वो ओ ए आई और औ। अभी तक ध्यान रहे ये प्लुत नहीं बने। अब इसके पीछे जब इसका चिन्ह लगाते हैं इसका मतलब होता है जिस भी स्वर के साथ में लग जाएगा ना उसकी 3 मात्रा गिनी जाएगी। अभी क्या है, ये रस्व है, ये आपका बन गया प्लुत। रस्व है, प्लुत हो गया, रस्व है, प्लुत हो गया, रस्व है, प्लुत हुआ, रस्व है, प्लुत हुआ। ये दीर्घ था, प्लुत हुआ, दीर्घ था, प्लुत हुआ, ये प्लुत, ये प्लुत। इस चिन्ह का मतलब इस समय अ की 3 मात्रा है, ई की 3 मात्रा है, उ की 3 मात्रा, ऐसे। अब आपसे संख्या पूछ रही तो आप समझ गए होंगे कितने होंगे, 9। 5 आपने पढ़े हैं रस्व स्वर, ये लो। 8 पढ़े हैं दीर्घ स्वर, 9 पढ़े हैं आपने प्लुत स्वर। अब देखना इन्हीं से हम जाकर के अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करेंगे, अलग अलग उत्तरों का निकालने का प्रयास करते हैं। एक बार वापस देखिएगा, 1 मात्रा वाला कोई स्वर हो तो उसका नाम छोटा वाला रस्व है, 2 मात्रा हो तो बीच वाला का युवा का दीर्घ है, और बूढ़ा जो है 3 मात्रा वाला वो प्लुत है। रस्व में आपके आते हैं 5 ए ई उ री री। मैं जब भी लिखूंगा पांचों को साथ लिखूंगा। कभी कभार हो जाए ऐसा कि मेरे पास जगह ना हो तो अलग बात है। ये देखो यहाँ लिखा है मैंने इनका दूसरा नाम, क्योंकि इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से नहीं होता है, इसलिए इनको ओरिजिनल प्योर स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये 8 है आ ई उ री, इनका तो निर्माण होता है समान अक्षरों के योग से।
4 स्वर ऐसे वीआईपी हैं जिनका निर्माण अलग अलग स्वरों के योग से होता है। जिनका अलग अलग स्वरों के योग से होता है ए ओ आई ओ, इनको संयुक्त मिश्रित संधि स्वर भी कहते हैं। जो आपके स्वर होते हैं सारे 9 के 9, वो सब के सब प्लुत पाए जाते हैं। प्लुत के लिए 3 का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार संख्या 5, 8, 9 हो जाती है। नंबर 1, मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं, पेपर आपके सामने, और पहला प्रश्न आपने पढ़ा कि संस्कृत में बताइए स्वर कितने हैं। ऐसा प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में। क्या संस्कृत में स्वर, मैंने आते ही लिखा है आपको कि स्वर पूछे तो समझ जाना आप। कितने बताएंगे हम? 9। कौन कौन है बताओ देखिए। तो जो आपने मूल पढ़े हैं, सामान्य पढ़े हैं, उनको मेरे से अ ई उ रे लृ, ये देखो 5 के एक साथ लिखा है मैंने। उसके बाद में ए उ आई औ, ये लो साहब। कहा आपने दीर्घ वाले कहाँ भगा दिए? बोले भैया दीर्घ वाले की आवश्यकता होगी तो बना लेंगे। ए को ही मिला के आ बना लेंगे, ई को मिला के ई बना लेंगे, उ को मिला के उ बना लेंगे, और री को मिला के री बना लेंगे। ये तो संस्कृत में स्वर है। दूसरा प्रश्न आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में क्लास 8 में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और वहाँ आपसे कहें कि बताओ बेटाओ संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। अब आप वहाँ पढ़ाओगे ना बच्चों को, संस्कृत वर्णमाला में आपसे स्वर पूछ ले कि बताओ कितने हैं, और वहाँ बैठ के बच्चों को कहना कि देखो बेटा ए होता है, ई होता है, उ होता है। तो छोरा क्या करेगा? दूसरे को कहेगा कि देखो मार साहब ने आवई को ना, ए के बाद तो ए आता है, ई के बाद दीर्घ ई आता है, उ के बाद उ आता है। ऐसा वो बच्चा कहेगा, आपसे पूछेगा, आपसे जानेगा आपसे। तो जब संस्कृत वर्णमाला पढ़ोगे तब तो आपको हिंदी के समान ही क्या पढ़ना, ए आ, ए उ रे रे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ क्या करेंगे आप? पहले तो एक काम करें, आप ह्रस्व स्वरों को भी ले लें, और ह्रस्व के साथ किसको ले लें? दीर्घ को भी ले लें। ह्रस्व की संख्या कितनी थी? 5। दीर्घ की संख्या कितनी थी? 8। ये देखिए ह्रस्व यही थे ना 5 आपके, तो ह्रस्व को और दीर्घ को दोनों को ले लूँगा तो 5 वो आ जाएंगे, 8 ही आ जाएंगे। और 8 और 5 कितने होते हैं? 45 होते हैं। 13 होते हैं क्या? ये लो साहब, ये 13 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 13 है। कैसे निकाले मैंने? तो ह्रस्व को भी ले लिया और दीर्घ को भी ले लिया। कैसे ले लिया? तो इधर देखो आप, ह्रस्व स्वरों में काउंट करूंगा तो मेरे पास में 5 स्वर कौन कौन है? अ, ए, उ, रे और लृ। दीर्घ वाले को बुला के लाऊंगा तो 4 हम बना लेंगे। सही नहीं, 4 इसी में बढ़े, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, दीर्घ बुलाए बस 4। आ, ई, उ, री। काश की लृ का भी दीर्घ होता। ए, ओ, आई, औ। 8 और 5 13। लास्ट जो प्रश्न है आपका वो आता है एक ग्रंथ का संदर्भ देकर के। उस ग्रंथ का नाम है पाणिनीय शिक्षा। क्या नाम है किताब का? पाणिनीय शिक्षा। याद कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा था पहले कि शिक्षा क्या है? एक वेदांग है, यानी वेदों का अंग है, जिसमें कई प्रकार के वर्णों का नाम, क्रम, संख्या, उच्चारण, यत्न आदि की विस्तार से चर्चा की गई है। 6 अंगों में एक वेदांग का नाम जो सबसे पहला है उसका नाम क्या है? शिक्षा है। और वो आपको सिखाती है वर्ण का उच्चारण करना। वर्ण कितने हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ऐसे वेदों के अंग एक ग्रंथ का नाम शिक्षा है। और इसका नाम पाणिनीय शिक्षा इसलिए पड़ा क्योंकि पाणिनि ने लिखा है। तो पाणिनीय शिक्षा वर्णों के बारे में विस्तार से आपको वो देती है जानकारी। उस ग्रंथ के अनुसार यदि आपको परीक्षा में पूछ लें कि बताइए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, मान लीजिए लाइन ऐसी नहीं आई तो ऐसे भी आ सकती है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार, है ना। ये तो लौकिक प्रक्रिया रस दीर्घ वाला मामला। तो वैदिक प्रक्रिया के अनुसार, तो वैदिक प्रक्रिया में तो फिर भैया आपका स्वरित का काम भी होता है। तब आपके स्वरों की संख्या पता है कितनी जाएगी? अभी देखो निकालते हैं, आपसे निकलवाता हूँ मैं। वहाँ फिर क्या करेंगे आप? फिर वहाँ आप एक काम करना, रसों को भी जोड़ना, वहाँ आप दीर्घ को भी जोड़ना, वहाँ आप पुलुत को भी जोड़ लेना। लो जी, सारे जोड़ लेना आप। रस्व हुआ 5, दीर्घ हुए 8, प्लुत हुए 9, जोड़े 8 और 5 13 9 कितने हो गए? 22 हो गए ना। ये देखिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों को जानना चाह रहा है। संख्या हो जाएगी आपकी बढ़कर 22। कौन कौन है वो 22? वापस आओ एक बार इधर आप। ये देखिए रस्व कितने थे आपके? 5, अ, ए, उ, रे और लृ। दीर्घ कितने थे? 8, आ, ए, उ, रे। लृ का तो होता ही नहीं ना दीर्घ, तो मैं कहाँ से ले आऊँ? है ही नहीं। तो ये लो। उसके बाद में आपके 4 वीआईपी, ए, ओ, आई, औ। सारे स्वरों के प्लुत होते हैं ना भैया, तो सारे स्वर लिखो। अ,
ए ऊ री और लरी। 4 बड़े भैया ए ओ आई औ, और सब के आगे लगा दो ये वाला प्रोग्राम। 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा। हो गया क्या? अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको स्वरों की संख्या पूछी तो कितनी हो जाएगी? 22। अब आपके पेट में दौड़ रहे होंगे चूहे कि साहब हमने तो 21 या 22 पढ़ा, आपने 22 बताया। बोला ये 21 या 22 कैसे होता? तो ध्यान से सुनो हम। एक ऐसा स्वर था जिसका दीर्घ ही नहीं होता था, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, उसका नाम क्या था? प्लुत, लरी वाला। इसका रस्व होता है और इसका प्लुत होता है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भैया देखो ये जो लरी है ना, इसको या तो आप यही मान लो, फिर इधर भी मत गिनो आप, यानी 2 मत गिनो। कितने गिनो आप? केवल 1। यदि इसको आप प्लुत मानते हो तो फिर रस्व मत मानो, यानी केवल यही गिनो, फिर उधर कहीं मत गिनो। यानी कि रस्व और प्लुत भी मत मानो, इनमें से दोनों को केवल एक मानो, या तो रस्व या फिर कुछ मत मानो, फिर या फिर प्लुत फिर कुछ मत मानो। या फिर यूँ मान लीजिए कि अंतिम जो प्रमाणिक है उसमें ये कहा जाता है कि लरी वास्तव में रस्व ही होता है, उसका और कोई रूप होता ही नहीं है। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि लरी या तो केवल रस्व या केवल प्लुत, रस्व मानो तो दीर्घ प्लुत मत मानो, प्लुत मानो तो रस्व मत मानो, दीर्घ तो इसका बेचारे का वैसे भी नहीं होता। अब मुझे आप बताओ कि जब मैं इसको एक ही मानूंगा तो फिर यहाँ स्वरों की संख्या प्लुत में 9 मानेंगे कि 8 मानेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा साहब यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? फिर 8 है। एक कम हो जाएगा ना। मान लीजिए मैंने इसको यही मान लिया और यहाँ से हटा दिया, ये लो, अब 8 ही माना है ना, तो फिर 8 8 16 और 5 कितने हो गए? 21 हो गए क्या? इसलिए परीक्षा में आपसे वो कहता है कि स्वरों की संख्या वैदिक प्रक्रिया के अनुसार या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 21 या 22। लास्ट इधर देखें एक बार, संस्कृत में स्वर कितने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए रस्व प्लस दीर्घ को जोड़ करके 8 + 5 = 13। और यदि कहे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बताइए तो आप एक काम करो, रस्व दीर्घ और प्लस जोड़ लो, लरी को एक ही मानो, तब तो आपका जवाब 21, लरी को 2 मान लोगे तब आपका जवाब हो जाएगा 22। रे भैया वापस आओ। यहाँ तक तो हो गया था ना हमारा। इसके बाद हम पढ़ रहे थे स्वरों के भेद। देखो इधर एक बात, रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। रस्व में आते हैं 1 मात्रा वाले, दीर्घ में आते हैं 2 मात्रा वाले, प्लुत में आते हैं 3 मात्रा वाले। 1 मात्रिकः रस्वः, द्विमात्रिकः दीर्घः, त्रिमात्रिकः प्लुतः। रस्व है अ ई उ री लरी, संख्या में 5, दूसरा नाम मूल स्वर। दीर्घ है 8, आ ई उ री ए उ आई औ। इन 8 में से भी 4 ऐसे हैं जो अलग अलग स्वरों के योग से होते हैं, ए ओ आई औ, इसलिए संयुक्त स्वर है, मिश्रित स्वर है, संधि स्वर है। 4 ये पढ़िए। 3 मात्रा वाले सभी स्वर आते हैं क्योंकि इनका सभी का प्लुत होता है, इसलिए इनका चिन्ह ये लगा करके हम सभी स्वरों को बताते हैं। प्लुत की संख्या कितनी हो जाती है? 9। फिर हमसे पूछे कि संस्कृत में स्वर कितने हैं? तो 9 कर लो। संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? तो रस्व दीर्घ जोड़ करके 13 कर लो। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार पूछे तो सब को ही जोड़ लो, 22 कर लो। एक को मान लो लरी को या तो प्लुत या रस्व, तो आप कम कर लो, तो बोले 21 या 22 हो जाते हैं। संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड 1 एंड 2 टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए।